हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान या देन की समीक्षा कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कि आज भी हम राजनीतिक चिंतन में पॉलिटिकल थॉट के अंदर मनु का अध्ययन क्यों करते हैं, मनु को क्यों पढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान को ही नहीं बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, भारतीय धार्मिक व्यवस्था को, भारतीय नीति और कानूनी व्यवस्था को, हर क्षेत्र को मनु के द्वारा कुछ न कुछ योगदान दिया गया है। तो मनु के विचारों का, मनु के चिंतन का भारत के अंदर बहुत महत्व है। एक एक पॉइंट करके अपन देखेंगे कि मनु का क्या योगदान है या राजनीतिक चिंतन में उनकी क्या देन रही है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सकें। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान है। वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासक की प्रतिष्ठा पर बल दिया और शासक के गुणों की व्याख्या की। यूनानी राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीतिक दर्शन के सूत्रपात से भी बहुत पहले मनु ने राज्य, व्यक्ति और समाज आदि सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों, राजनीतिक चिंतन में जिस वक्त पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के द्वारा सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु, उनके द्वारा विचार व्यक्त किए जा रहे थे, उससे भी बहुत पहले जो है मनु के द्वारा राजनीतिक चिंतन पर अपने विचार व्यक्त किए गए थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मनुस्मृति, जिसको मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और जिसको मनु संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या योगदान है उनका देखिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान, पहला है राजा की निरंकुश सत्ता का विरोध। देखिए, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन यह सिद्धांत पाश्चात्य विचारकों के समान नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत राज्य के निरंकुश एवं अमर्यादित अधिकारों का समर्थन करता है, परंतु मनु ने शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों, एक तो मनु का क्या योगदान है कि उसने राजा की निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। प्राचीन काल के अंदर आप सोच सकते हैं कि राजा को क्या क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से शासन का संचालन करना चाहिए, उसको उसकी जो शक्तियां हैं उनका उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, उस बारे में विस्तार के साथ में विचार व्यक्त किए। उसी वजह से प्राचीन काल के अंदर राजतंत्र युग में राजा जो थे वो निरंकुश और अत्याचारी नहीं थे। अपवाद अलग चीज है, लेकिन ये माना जाता था कि भाई जो राजा जो है वो सत्ता का सही प्रकार से इस्तेमाल करता है, प्रजा के हित और भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, वही जो है जनता के अंदर लोकप्रिय होता है और वही ये लोक और परलोक के अंदर जो है मोक्ष प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो राज्य की उत्पत्ति का मनु ने देवीय सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया और ये कहा कि ईश्वर, राजा जो है वो ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका जो निर्माण है वो 8 देवताओं का अंश लेकर के किया गया है। उसमें देवीय ताकत है, देवीय शक्ति है। लेकिन मनुस्मृति के अंदर जो देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो पश्चिमी जो विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उससे अलग है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन उन्होंने राजा की निरंकुशता का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि राजा के पास में असीमित शक्तियां हैं, असीमित अधिकार हैं, कोई भी व्यक्ति राजा के कार्यों का, आदेशों का विरोध नहीं कर सकता। जो विरोध करेगा वो ये लोक में नहीं परलोक के अंदर भी पाप का भागी बनेगा। तो वहां पर तो जो है शासक की निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन मनु ने राजा के अंदर 8 देवताओं का अंश बता करके और ईश्वर का प्रतिनिधि बताने के बावजूद भी उसको निरंकुश नहीं माना है और ये कहा है कि राजा के अंदर जो 8 देवताओं का अंश है, ताकत है, वो
उसकी ताकत का या शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके कर्तव्यों को दायित्वों का प्रतीक है। यानी उसको निरंकुश तरीके से शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो देवताओं का अंश उसके अंदर है उन देवताओं के गुणों के कर्तव्यों के अनुरूप अपने शासन का संचालन करना चाहिए। दूसरा जो इसका देन है वो है सामाजिक दर्शन का स्पष्ट एवं व्यवस्थित विवेचन। मनु के चिंतन का क्षेत्र मात्र राजनीति नहीं है, अपितु उन्होंने सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में नैतिक आधारों, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, यज्ञादि कर्म, प्रायश्चित धर्म, स्त्री पुरुष धर्म, सदाचार, दाय भाग आदि से संबंधित विस्तृत नियमों का प्रतिपादन करके एक समृद्ध सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर जैसे आज हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है वो हमारे संविधान के माध्यम से संचालित होती है, कानून के माध्यम से संचालित होती है। तो प्राचीन काल के अंदर हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था का आधार था वो मनुस्मृति था, और मनुस्मृति के अंदर मनु के द्वारा जो सामाजिक जीवन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, नियम निर्धारित किए गए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता था। तो मनुस्मृति में मनु ने एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध सामाजिक दर्शन का विवेचन किया है कि समाज का ढांचा कैसा होना चाहिए, समाज में लोगों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन सब बातों का विस्तार के साथ में उल्लेख किया है। तो समाज के अंदर नैतिकता के नियमों का उल्लेख किया है, मानव जीवन के जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका उल्लेख किया है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है, समाज के अंदर जो लोग हैं उनको 4 वर्णों में बांटा है, ठीक है। वर्णों के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई है कि हर जो है व्यक्ति उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक 4 काल के अंदर आश्रम बना दिए गए, ग्रस्त ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और हर आश्रम के जो है धर्म यानी कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। 16 संस्कार बना दिए गए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अलग अलग प्रकार के संस्कार बना दिए गए। यज्ञ हवन पूजा पाठ वगैरह है। स्त्री पुरुष का स्त्री और पुरुष का क्या धर्म है एक दूसरे के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति क्या धर्म है, पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म है यानी कर्तव्य, इन सब चीज़ों का विस्तार के साथ में उल्लेख किया है जो हमारे सामाजिक दर्शन का, सामाजिक जीवन का आधार रहा था। और हमारा समाज सदियों से मनुस्मृति में बताए गए नियमों के अकॉर्डिंग ही संचालित होता था। फिर है मूल्य प्रधान राजनीति के प्रतिनिधि विचारक। देखिए, मनु मूलतः धर्मशास्त्रीय विचारक थे। उन्होंने धर्मयुक्त सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया है। मनु ने व्यक्ति एवं समाज के जीवन में धर्म की स्थापना, रक्षा एवं वृद्धि की दृष्टि से ही राजा और दंड की उत्पत्ति तथा महत्व को प्रतिपादित किया है। इससे स्पष्ट है कि मनु की इस धर्मशास्त्रीय प्रकृति के कारण ही समाज में नैतिक मूल्य प्रधान राजनीति को मान्यता मिली तथा राजनीतिक जीवन में साध्य की प्रतिष्ठा के साथ ही साधन की पवित्रता स्थापित हुई। तो दोस्तों, जो राजनीति के अंदर मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए, मूल्य मतलब वैल्यूज, मतलब जो समाज के नियम है, नैतिकता है, धर्म है, न्याय है, सदाचार है, ईमानदारी है, ठीक है, सत्यता है, परोपकार है ये क्या है, ये मूल्य हैं। तो हमारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर मनुस्मृति के अंदर इन नैतिक मूल्यों को, इन नियमों को, इन मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया था। उस वजह से ही समाज के अंदर सदियों से इन चीज़ों को वरीयता मिलती रही है कि समाज के अंदर जब भी कोई गलत काम करता है लोग उसको धिक्कारते हैं, उसको गलत नज़र से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जब भी कोई समाज में झूठ बोलता है, गलत अपराध करता है, गलत कार्य करता है तो लोग उसका तिरस्कार करते थे, उसका विरोध करते थे, ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि सदियों से ही हमारे देश के अंदर इन चीज़ों को महत्व दिया जाता रहा है, उसी वजह से समाज के अंदर मूल्यों की महत्ता जो है, महत्व जो है वो बना रहा है। तो मनु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था का आधार जो है वो धर्म को माना, और धर्म का मतलब कर्तव्य पालन, नैतिकता के नियम कि समाज धर्म के अकॉर्डिंग संचालित होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को नैतिक नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और जो राजा, जो व्यक्ति इनका
उल्लंघन करता है तो राजा का यह दायित्व है कि वो दंड की शक्ति के माध्यम से और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे, समाज में इन मूल्यों की स्थापना करे, दंड के माध्यम से समाज में इन मूल्यों की, नैतिक नियमों की स्थापना करे, लोगों को इसके लिए प्रेरित करे कि वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकें। मनुस्मृति में यहाँ तक आ गया है कि अगर राज्य के अंदर अच्छे कार्य करने से, प्रजा के द्वारा अच्छे कार्य करने से पुण्य प्राप्त होता है तो उसका 1/6 भाग राजा को प्राप्त होता है, और अगर पाप करने से, गलत कार्य करने से पाप मिलता है तो उसका भी 1/6 भाग राजा को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो हमेशा जो है दंड का इस प्रकार से प्रयोग करे कि लोग नैतिकता, नियम और सदाचार और धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित हो सकें। अगला जो योगदान है मनु का, वो है राजनीति शास्त्र के आधारभूत विषयों की विवेचना। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें राजनीति शास्त्र के आधारभूत विषयों की विवेचना की गई है। मनु ने राजा, सप्तांग सिद्धांत, राजकोष, न्याय व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध आदि विषयों के साथ ही मंत्रिपरिषद की आवश्यकता, सदस्य संख्या, योग्यता, पूर्व और राष्ट्र आदि का प्रशासन, मंत्रणा, करारोपण आदि विषयों का विशद विवेचन किया है। तो दोस्तों, मनुस्मृति की, मनु की ये भी महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र के आधारभूत विषयों की विवेचना की। आज हम जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं उसमें जो जो टॉपिक पढ़ते हैं, जो जो सिलेबस पढ़ते हैं, उसका निर्धारण करने में मनु का बहुत बड़ा योगदान था। मनु ने सबसे पहले मनुस्मृति के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किन किन विषयों का विवेचन होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो राजनीति के अंदर आनी चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन किया। कि राजा के बारे में उल्लेख किया गया था, सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य की प्रकृतियों का विवेचन किया गया था, राजकोष का है, न्याय व्यवस्था का है, विदेश नीति का है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का है, और पूर्व है, राष्ट्र है, उनका प्रशासन है, ठीक है, करारोपण है। इन सब चीज़ों का विस्तार के साथ में उल्लेख किया और ये बताया कि राजा का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो इनके अनुसार शासन का संचालन करे, इनकी व्यवस्था करे। तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु जो है, सिलेबस जो है, उसको निर्धारित करने का कार्य जो है वो मनुस्मृति के द्वारा ही सबसे पहले किया गया था। अगला है भारत के प्रथम विधि संहिताकार। देखिए, मनु प्रथम ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में उपलब्ध विभिन्न विधियों, रूढ़ियों एवं परंपराओं को संहिताबद्ध किया। मनु ने विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया। मनु ने न्याय के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ न्यायाधीशों की योग्यताओं, न्यायपालिका का संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, अपराध और दंड का वर्गीकरण आदि की व्यवस्थित विवेचना कर एक पूर्ण व्यवस्थित न्यायिक दर्शन प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, मनु को अपन भारत का पहला विधि संहिताकार कह सकते हैं, विधि का लिखने वाला। जैसे वर्तमान में अम्बेडकर को जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि का, संविधान का संहिताकार कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। तो उसी प्रकार उस जमाने के अंदर विधि का जो संहिताकार था, विधि को जो एक स्थान पर सूत्रबद्ध करके लिखने वाला जो विद्वान था वो मनु था। मनु प्रथम विद्वान था जिसने उस जमाने के अंदर जो प्रचलित रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, विधियाँ थी, उनको एक स्थान पर लेखबद्ध करने का, सूत्रबद्ध करने का कार्य किया था। और मनु ने सबसे पहले ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि विधि सर्वोच्च है, कानून जो है वो सर्वोच्च है और राजा को विधि के अकॉर्डिंग शासन का संचालन करना चाहिए। तो मनुस्मृति में विधि के यानी कानूनी व्यवस्था के, न्याय व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ में व्यवहारिक पक्ष का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है कि न्यायिक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, न्यायाधीश के पद पर किसको नियुक्त किया जाना चाहिए, न्यायपालिका जो है वो न्याय प्रदान किस प्रकार से करे, अपराध और दंड की मात्रा का आंकलन कैसे होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का मनुस्मृति के अंदर विस्तार से उल्लेख किया गया था। अगली जो योगदान या देन है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पर बल। देखिए, मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र का विवेचन करते हुए प्रजा पालन को राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रजा के चारों पुरुषार्थों की स्थापना करना, समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करना, ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना और कमजोर तथा रोगियों को सुरक्षा प्रदान करना राजा का प्रथम दायित्व है। मनु ने क्या कहा, कोटेशन देखिए, यदि राज्य में वेदपाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो आज हम जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, इस लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा
का उद्गम जो है वो हमारा देश ही माना जाता है। हमारे देश के अंदर ही सबसे पहले मनु ने मनुस्मृति के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया था और ये बताया था कि राजा का ये दायित्व है कि वो प्रजा का कल्याण करे, प्रजा के हित में, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, क्योंकि राजा की उत्पत्ति, राज्य का निर्माण ही प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए किया गया है। इसलिए राजा का ये पहला दायित्व है कि वो प्रजा की रक्षा करे और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि आज जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है उसका कहीं न कहीं जन्म जो है, जन्मदाता जो है वो मनु ही था। अगला जो योगदान है वो देखिए, राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था का जनक। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य के संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था की सुप्रबंध की आवश्यकता होती है। मनु द्वारा प्रस्तुत करारोपण सिद्धांत आज भी अपना महत्व रखते हैं। उनकी ये विचारधारा कि गरीब जनता पर कर का भार कम और अमीर लोगों पर कर का भार अधिक डालना चाहिए, आज भी सरकार द्वारा काम में लाई जाती है, जिसे आधुनिक समय में प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। तो दोस्तों, मनु की ये भी देन है कि उन्होंने राजकोष और अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए थे, जिसकी वजह से उनको राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों का जन्मदाता माना जाता है। वो राजनीतिक क्षेत्र में ही उन्होंने विचार प्रस्तुत नहीं किए थे, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से राजा को प्रबंध करना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों का राज्य में कैसे संचालन करना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों का कैसे संचालन करना चाहिए, राजकोष का राजा के लिए, राज्य के लिए क्या महत्व है, राजकोष की पूर्ति के लिए, खजाने को भरने के लिए राजा को टैक्स किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो टैक्स के अलग अलग सिद्धांत उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और उन्हीं सिद्धांतों का आज भी सरकारों के द्वारा पालन किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राजकोष और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मनुस्मृति में मनु के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे, वो विचार आज भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सरकारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी उनका उतना ही महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति के द्वारा किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देश देने का कार्य किया गया था। अगला जो योगदान है वो है न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था संबंधी देन। देखिए, प्राचीन काल से मध्य काल तक हिंदू राज्यों या रियासतों में मनुस्मृति में वर्णित न्याय एवं दंड की व्यवस्थाओं का ही अनुसरण किया गया है। मनु पहले विधि शास्त्री एवं न्याय शास्त्री हैं जिन्होंने विवादों को 18 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें आधुनिक काल में क्रमशः दीवानी और फौजदारी विवाद कहा जाता है। उन्होंने न्याय प्रशासन का भी विस्तृत विवेचन किया है। तो दोस्तों, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में भी मनुस्मृति के अंदर जो विचार व्यक्त किए गए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो न्याय व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, वो भी कहीं न कहीं मनुस्मृति से ही ली गई है, उसी से प्रभावित है। आज जो न्याय और दंड व्यवस्था के अंदर अपन दो वर्ग बना रखे हैं कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, या दीवानी विवाद और फौजदारी विवाद। ठीक है, दीवानी विवाद मतलब आप उत्तराधिकार है, विवाह है, गोदनामा है, दत्तक है, तलाक है, विवाह है, इनसे रिलेटेड जो मामले होते हैं वो दीवानी विवाद कहलाते हैं। और आपका जो हत्या है, अपहरण है, रेप, किडनैपिंग है, ठीक है, बलवा है, मारकाट है, आगजनी है, लूट खसोट है, इससे रिलेटेड जो विवाद होते हैं वो कौन से विवाद कहलाते हैं? फौजदारी विवाद कहलाते हैं। तो इनका सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन करने का कार्य जो है वो मनुस्मृति के अंदर ही किया गया था, मनु के द्वारा ही किया गया था। आगे देखिए, मनुस्मृति में अपराध और इनके प्रसंग में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दंडों की योजना भी प्रस्तुत की गई है। मनु का मत है कि केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए और दंड की मात्रा उसके द्वारा किए गए अपराध के तुल्य होनी चाहिए। साथ ही अपराधी को शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध की परिस्थिति, काल एवं स्थान आदि का भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर विस्तार के साथ में अपराध और उसके अकॉर्डिंग दिए जाने वाले दंड की मात्रा का भी तालिका बना करके विस्तार से उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि केवल अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो अपराधी नहीं है, निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आज भारत का जो इंडियन पेनल कोड है IPC, उसके मेन पृष्ठ पर यही बात लिखी हुई है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो वो कहीं न कहीं मनुस्मृति से ही
प्रभावित है। इसके अलावा जब न्यायाधीश जो है अपराधी को सजा देता है तो वो ये चीज़ पर विचार करता है कि ये आदतन अपराधी है या इससे मतलब किसी कारणवश अपराध हो गया, मतलब ये मैं अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है लेकिन किसी कारणवश इससे अपराध हो गया, तो उसको उतना दंड नहीं दिया जा सकता जितना एक आदतन अपराधी के द्वारा वो अपराध करने पर दिया जाता है। तो आज भी इस चीज़ का न्यायाधीश द्वारा न्याय प्रदान करते समय ध्यान रखा जाता है कि कैसी परिस्थिति में अपराध किया गया है, कैसी मानसिक स्थिति में अपराध किया गया है, किस समय किया गया है, किस स्थान पर किया गया है, उन सब चीज़ों का नापजोक करने के पश्चात ही न्यायाधीश के द्वारा अपराधी को दंड प्रदान किया जाता है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी मनु के विचार भी अपने समय से बहुत आगे प्रतीत होते हैं। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनु द्वारा प्रतिपादित षड्गुण नीति, मंडल सिद्धांत और उपाय आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया। तो दोस्तों मनु का ये भी महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने विदेश नीति के बारे में, परराष्ट्र संबंधों के बारे में उस वक्त अपने विचार व्यक्त किए थे, और उस वक्त जो विचार व्यक्त किए थे वो आज भी विदेश नीति के अंदर देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो षड्गुण नीति है, मंडल सिद्धांत है, ठीक है, उपाय है, ये जो चीज़ें मनुस्मृति में बताई गई हैं परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन के लिए, दूत व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, उन्हीं को मॉडर्न रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हर देश के अंदर दूसरे देश के राजदूत होते हैं, आज भी जो है हर देश के अंदर दूसरे देश के जासूस होते हैं, गुप्तचर होते हैं, ठीक है, जिनको बाकायदा सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी तैनाती की जाती है। जैसे भारत की रो, ठीक है ना, भारत की रो क्या है, गुप्तचर एजेंसी है, और राजदूत हर देश के अंदर नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है षड्गुण नीति का भी इस्तेमाल किया जाता है, मंडल सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उपायों का भी वर्तमान में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार जो हैं वो सबसे पहले मनु के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए थे। तो ये भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। तो दोस्तों ये मनु का अपना आज लास्ट क्वेश्चन था। अब नए टॉपिक के ऊपर, नए थिंकर्स के ऊपर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि कौटिल्य के भी इस वीडियो इन्हीं मनुस्मृति के क्वेश्चनों में कौटिल्य के भी 3 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप मनु वाले कर देना। एक तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत मनु का और कौटिल्य का सेम है, वो मैंने वीडियो में बता दिया आपको किस प्रकार से है, ठीक है। एक राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अगर मनु का आता है तो भी वही पॉइंट और वही वर्णन लिखना है, कौटिल्य का आता है तो वही पॉइंट और वही वर्णन लिखना है। एक परराष्ट्र संबंध अगर कौटिल्य का आता है तो वही पॉइंट और वही वर्णन लिखना है, और अगर मनु का आता है तो वही पॉइंट और वही वर्णन लिखना है। तो कौटिल्य के भी 3 क्वेश्चन जो है आपके इन मनु वाले वीडियो के साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।